गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें आज हम नई यूनिट का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3, जिसका चैप्टर नंबर 7 हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड से यहाँ पे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड से कंफ्यूज मत होइएगा। ये एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि हम नेशन वाइड डिमांड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये सारा डाटा जो नेशन वाइड डिमांड और नेशन वाइड सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो निकाले जाते हैं, ये कम्प्लीटली बेस होते हैं ऑन द अजम्पशंस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स कुछ कैलकुलेशंस करती है, कुछ सर्वे करती है, लेकिन एक्चुअल डाटा यहाँ पे ये नहीं निकाला जाता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल बटन है, लाल कलर का बटन है, उसे दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पे आ जाए। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं, एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं एग्रीगेट डिमांड्स के। उससे पहले हम कुछ 3-4 बातें यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इनमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट फिर भी हम इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि देर आर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आप सब जानते हैं कि 4 सेक्टर इकोनॉमी होते हैं। हमारे सिलेबस में हम हर बार 2 सेक्टर इकोनॉमी को ही पढ़ते हैं और यहाँ पर भी हम 2 सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। 4 सेक्टर कौन कौन से? हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म्स, तीसरा होता है गवर्नमेंट और चौथा होता है फॉरेन मार्केट, यानी कि हमारे डोमेस्टिक से अलावा जो भी पूरा वर्ल्ड जो है वो फॉरेन हो गया हमारे लिए। नाउ फर्म्स कुछ ऐसे जीता जागता या कोई जीव जंतु या कुछ ऐसा नहीं है, न कोई स्ट्रक्चर है। जैसे ये किस तरीके से हैं, जैसे आप है ना, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन मिलकर के जो एक परिवार बनाते हैं, अब वो जो परिवार है वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो एक नाम है। उसी तरीके से जब हाउस होल्ड में 4 चीज़ें मिल जाती है, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो वो कहलाता है फर्म। नाउ अब आते हैं बात कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो चीज़ें होती है जो हमारे प्रोडक्शन में सहायक है। ठीक है, ये होते हैं चार तरीके के। पहला है लैंड, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है एम्प्लॉय और फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है एक्स वाई जेड, उनमें इन चारों की जरूरत पड़ने वाली है। इन चारों से ही वो बिजनेस होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक इंसान ही इन चारों का काम करे, 2 इंसान इन चारों का काम करे, 3 इंसान करे या 4 इंसान करे, लेकिन इन चारों की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए इन चारों को बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के लिए काम में आने वाले फैक्टर्स। अब समझते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट किया जाता है, वो पेमेंट ही एग्रीगेट सप्लाई होती है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए इस पूरे इंडिया के अंदर टोटल अवेलेबल प्रोडक्शन कितना होगा, वो उतना ही होगा जितना इन चारों को जो है पैसा दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक खेत है और उसमें, ठीक है, एक खेत है, यानी कि वो इस ज़मीन वाले के पास है। अब ये चारों मिलकर के एक योजना बनाते हैं कि एक के पास खेत है, एक के पास पैसा है जिससे हम ट्रैक्टर और खाद बीज वगैरह लेके आने वाले हैं, एक एम्प्लॉय है, मतलब कि ये वहाँ पे मजदूरी करने वाला है, और एक एंटरप्रेन्योर है जो इन सबको देखेगा, देख रेख करेगा वहाँ पे और पूरी रिस्क अपने ऊपर लेगा। और वो ये कहेगा कि अगर यहाँ पे इस पूरे जो हमारा अगर इस पूरे खाद्यान्न पदार्थ का कुछ भी हो जाता है, यानी खेत पे अगर अन्न नहीं उगता है, बरसात में कुछ दिक्कत हो जाती है या किसी भी तरीके की, तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तुमको तो अपना पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी होगा भूखमरी वगैरह वो मैं झेलूंगा। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर। नो, ये जो चीज़ें हैं कि इस तरीके से ये चीज़ें होने वाली है। अब मान लीजिए कि ये जो खेत है, इन सब ने सोचा कि ठीक है हम करेंगे, तो ये भी 100 रुपये उगाता, ये भी 100 रुपये उगाएगा, ये भी 100 रुपये उगाएगा, और ये भी 100 रुपये का जो सामान उगाएंगे, उनको सबको 100 रुपये मिलने वाले हैं। अब चूंकि इन सबको 100 रुपये मिलने वाले हैं, तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्शन है उसका वैल्यू कितना होगा? 400। और अगर आप कहो कि इस पूरी इकोनॉमी में टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई कितना है? 400, यानी पूरे के पूरे इस देश के सप्लाई की टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 400, यानी एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया? 400। इसलिए कहा जाता है कि इन सब का टोटल वैल्यू कहलाता है एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा अवेलेबल फॉर सेल होता है। सप्लाई किसे बोलते हैं? जो चीज़ अवेलेबल फॉर सेल है लोगों के लिए। और चूंकि एग्रीगेट सप्लाई हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हम टोटल लेंगे, जो आ जाता है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए, एग्रीगेट सप्लाई ही इन सब की टोटल इनकम निकल के आती है। यानी अगर हम देखें तो ये 400 ही इन सब की टोटल इनकम है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की टोटल इनकम भी 400 है और टोटल सप्लाई भी कितनी है? 400 है। इसीलिए ये दोनों इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो टोटल इनकम के इक्वल है।
नाउ अब जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कोई इनकम होती है तो ये इनके दो चीज़ें करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास भी कभी इनकम आती है, यानी कि जब लैंड के ओनर को जो रेंट मिलेगा, है ना, तो रेंट से अगर मान लीजिए 100 रुपये मिले तो उसके दो चीज़ें कर सकता है, पहला कंज्यूम कर सकता है और दूसरा उसे सेव कर सकता है। तो यहीं पे ये पूरा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम समझते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है? तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल इंटरमीडिएट नहीं, कुछ नहीं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाई एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। यानी हमने जितने भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी समझे थे, उन सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के द्वारा जो फाइनल गुड्स का डिमांड किया जाएगा वो कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। हमारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने थे? चार, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन। अब हाउस होल्ड जो डिमांड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और फॉरेन करता है नेट एक्सपोर्ट। तो इन चारों के द्वारा जो डिमांड किया जाता है इसे बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन हो गई, जिसमें हमें क्या करना है कि 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या डिमांड करने वाले हैं, वो टोटल हमारी एग्रीगेट डिमांड हो जाती है इकोनॉमी की। तो इसे हम समझते हैं अब एक डायग्रामेटिक फॉर्म से कि एडी इन टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, यानी कि दो सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या होगी। तो दो सेक्टर हम क्या लेते हैं? पहली हमारी होती है एक हाउस होल्ड और दूसरे होते हैं हमारी फर्म्स। तो हाउस होल्ड के लिए हम प्राइवेट कंजम्पशन और फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, यही हमारी क्या हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो यहाँ पे आ जाएगा कि एडी इन इज ए फंक्शन ऑफ ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म्स, hence only consumption expenditure and investment expenditure it's taken in aggregate demand। नाउ अब हम समझते हैं एक टेबल की मदद से कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व किस तरीके से बनेगा और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो देखिए, मान लीजिए जैसे इनकम है, अब इसमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है जो कि आपके एमसीक्यू या वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकते हैं। कि मान लीजिए कोई इनकम है और कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एडी हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई इनकम है, यानी कि मान लीजिए इनकम है 0, 100, 200 एंड 3 एंड सो ऑन, ठीक है, 100 से इंक्रीज हो रही है। और इधर है कंजम्पशन जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एज एंड व्हेन कंजम्पशन जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या चीज़ें सीखने को मिलती है, वो ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक स्थिर रखा गया है, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ देखेंगे कि जीरो इनकम पर भी कुछ कंजम्पशन है, क्योंकि लोगों को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करना पड़ेगा। अब चूंकि कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा तो वो जीरो इनकम पर भी होगा। आपने देखा होगा अगर कोई कुछ इनकम कमा भी नहीं रहा है, उसकी इनकम कुछ भी नहीं है, नेशनल इनकम में उसका योगदान कुछ है भी नहीं, तब भी वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से उस चीज़ को करे, बट वो कंज्यूम करेगा ही सही। और इसीलिए इस चीज़ को बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है? वो कंजम्पशन जो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी किया जाए। और इस तरीके से हम एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं जो कि टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट का होगा। अब समझते हैं चार्ट, यानी कि कर्व किस तरीके से बनेगा। तो कर्व बनेगा इस तरीके से, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये है इसका बड़ा वाला डायग्राम। अब देखिए, हमने देखा था कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो 40 था और वो स्थिर था, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है, 40 की, ये बन गया हमारा इन्वेस्टमेंट। नाउ इन्वेस्टमेंट का सीधा सा है एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ उसके बाद आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन का डायग्राम कैसे बनेगा? ये बनेगा थोड़ा सा ऊपर इससे, और यहाँ से इसे ले जाया जाएगा और ये बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कि ऊपर की ओर जाएगा। और जैसे जैसे इनकम में इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये कंजम्पशन है यहाँ पे और ये बता रहा है एग्रीगेट डिमांड को, ठीक है, ये है कंजम्पशन। नाउ इस तरीके से जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। और ये है हमारा कंप्लीट कंजम्पशन, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। जस्ट ए मिनट, ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड। ये जो लाइन है ब्राउन कलर में, ये है एग्रीगेट डिमांड। और ये जो है ये डिमांड से ऊपर होगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ये होगा इन्वेस्टमेंट। और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर एक लेवल ऑफ इनकम पे सिमिलर चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एडी क्या होगा? सी प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन को लिया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कंजम्पशन कर्व है या जो हम अभी कर्व देख रहे थे एग्रीगेट डिमांड का, वो
पॉजिटिव वो जो है कंजम्पशन जो है वो जीरो नहीं हो सकता, इस वजह से वो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, और जो जीरो से ऊपर से स्टार्ट होगा उस डिफरेंस को क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसके बाद आता है कि जो स्लोप है कंजम्पशन कर्व का, यानी कि जो उसकी धारा है, उसकी जो उसका जो क्या बोलते हैं उसे, स्लोप या उसके जो क्या बोलते हैं उसका, हिंदी में मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, बट जो स्लोप है वो उसे बोला वो जो है वो अपवर्ड होगा, यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम से हमारा इन्वेस्टमेंट कोई चेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से इन्वेस्टमेंट में एक जो पैरेलल लाइन बनेगी और जो कि एक्स एक्सिस के होगी। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब द एग्रीगेट डिमांड, तो आपको एग्रीगेट डिमांड को डिस्क्राइब करना, वहाँ पे कर्व बनाना और वहाँ पे फिर आपको ये 4-5 पॉइंट लिखने हैं, जिससे कि आपको हर चीज़ वहाँ पे एग्जामिनर को समझा सके। अब डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कितने का है, अगर आपके 5 से 6 मार्क्स का है तो फिर आप ये सारी चीज़ें लिखिए, जिससे कि आपको थोड़े अच्छे मार्क्स मिले, और अगर आपका कमती मार्क्स का है तो आप एग्रीगेट डिमांड को 1-2 लाइन में समझा करके, और हो सकता है अगर आप कर्व समझाओ तो ठीक है, कर्व बना करके आ सकते हो। कर्व बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको केवल इतना सा करना है, ये एक लाइन बनाई जिसको आपको इन्वेस्टमेंट बनाना, एक लाइन इसे खींची और एक लाइन जस्ट इसके ऊपर खींची। अगर आप ग्राफ पे नहीं बना रहे हो, अगर आप ग्राफ पे नहीं बना रहे हो, किसी टेबल वगैरह से नहीं बना रहे हो, तो आप सीधा बना सकते हो सकता है आपके ऊपर ग्राफ आ जाएगी, आप इस आपको एक डाटा दे दिया जाए और वहाँ से आपको कंजम्पशन कर्व बनाने को बोला जाए, तो आप कंजम्पशन कर्व कैसे बना हुआ है वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हो। नाउ फिफ्थ पॉइंट है कि एडी कर्व, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो कर्व है वो सी प्लस आई से स्टार्ट होता है, जहाँ पे सी जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है और आई क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इनकम एट जीरो लेवल पर भी होगी, उसे हम ऑटोनोमस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड का कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट टॉपिक। अब हम समझते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई हमने क्या समझा था कि एग्रीगेट सप्लाई वो होती है जो हम जो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो उनकी टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड कंज्यूमशन, गुड्स एंड सर्विसेज जो वो विलिंग है सप्लाई करने के लिए, जो उन्होंने मैन्युफैक्चर करके रख दिया है कि आओ और हमसे खरीद के ले जाओ, बिके या ना बिके, लेकिन वो टोटल सप्लाई कहलाएगी जो उन्होंने तैयार कर दिया है, सप्लाई के लिए रेडी कर दिया है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर भी आ रहा है, ये कौन सी स्टॉक है या कौन सी है, फ्लो है, ये है फ्लो। ठीक है, तो सप्लाई क्या होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपने गुड्स और सर्विस को विलिंग कर रहे हो आप सप्लाई के लिए, यानी कि आपकी इच्छा है आप इसे सप्लाई करो, बिके ना बिके ये अलग बात है। उसके बाद आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, तो लैंड है, कैपिटल है, एम्प्लॉय है और एंटरप्रेन्योर है, ये चारों मिलकर के जब प्रोडक्ट बनाएंगे और उस प्रोडक्ट यानी कि उस फाइनल प्रोडक्ट को जब ये तैयार करके रख देंगे कि अब हमारा बिलिंग है, अब इसे आप लेके जाइए सप्लाई, तो ये जो टोटल है ये कहलाता है एग्रीगेट सप्लाई, जिसे गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है ऑन द ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। अब समझते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का जो मतलब क्या है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल होती है नेशनल इनकम के, यानी कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और हमने ये ऊपर वाली स्लाइड में ही देख लिया था, और कौन कैसे होता है वो भी हम यहाँ पर और देखने वाले हैं। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट है हमने देखा था, एक है कंजम्पशन और एक है सेविंग, यानी कि जो आपकी इनकम होती है आप उसके दो ही पार्ट कर सकते हो, या तो कंजम्पशन करोगे या सेविंग करोगे। अब इसे एक टेबल के थ्रू समझते हैं। तो ये देखिए, अगर आपकी इनकम जीरो है तब भी आपका कंजम्पशन होगा, और ये कंजम्पशन क्या कहलाता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब चूंकि आपने कंजम्पशन किया है तो आपकी सेविंग तो होगी नहीं, बल्कि आपके -40 होंगे, यानी कि आप कहीं से लेकर के आओगे तो -40 हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो, और आपकी इनकम क्या थी, जीरो, तो यहाँ पे ये देखिए एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, इसी तरीके से जब आप 100 रुपीज़ की इनकम है तब अगर आप 120 कंजम्पशन कर रहे हो, इसका मतलब आप 20 माइनस है आपकी सेविंग, और आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या है 100, एंड लेट सो ऑन। नाउ अब इसे अगर हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाएं तो ये इस तरीके से बनती है एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि ये हमारी इनकम कह सकते हो जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं, या फिर एग्रीगेट सप्लाई आपकी इस तरीके से बनेगी, ये जीरो से स्टार्ट होगी, क्यों, क्योंकि कोई भी ऑटोनोमस सप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है, यानी तो ऑटोनोमस सप्लाई हो नहीं सकती, तो यहाँ जीरो से स्टार्ट होगी, और ये जो डिग्री का कोण है ये कहलाता है 45 डिग्री का कोण होता है ये, और ये इस तरीके से एकदम ऊपर लाइन चली जाएगी जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होगी। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होगी, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, ठीक है, तो वैसे वैसे लोगों का कंजम्पशन और जो, क्योंकि ये केवल इनकम को दर्शा रहा है, तो ठीक है, तो इस तरीके से 45 डिग्री में बनेगा। ना इसको हम थोड़ा सा एक बड़े वाले डायग्राम में देखते हैं, और इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, हमने जो कंजम्पशन वगैरह लिया है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप करके देखते हैं। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का है जो हमने दिखाया था, ठीक है, ये एकदम 45 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ से
निकल जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से 45 डिग्री वहाँ पे लिखना है एग्जामिनेशन में। अब आता है सेविंग का। सेविंग का अगर देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो वाई एक्सेस है उसमें नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो नेगेटिव है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ पे ये एक्सेस को काट रहा है वहाँ पे आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे आपका कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम है। क्या है? कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम है। ठीक है, और उसके ऊपर आपकी पॉजिटिव सेविंग है, यानी कि ये चीज़, ये यहाँ पे मैं जो रेड कलर कर रहा हूँ ये आपकी सेविंग को दर्शाएगा। ठीक है, ये आपकी सेविंग हो गई। ठीक, अब उसमें आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, कि एक है हमारा एक और जो है हमारा कंजम्पशन वक्र। नाउ ये जो कंजम्पशन वक्र है, ये भी अगर आप देखेंगे तो जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको एक जगह पे जाकर के क्रॉस करेगा, और वो जो जगह है वो ही आपकी वो जगह कहलाएगी जहाँ पे आपका इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है। और इसके नीचे ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये कहलाता है नेगेटिव सेविंग वाला पार्ट। ठीक है, अब इन दोनों का यहाँ पे आप देखिए तो ये आप देख सकते हैं कि जीरो पे कितनी है हमारी 40। अगर आपको जस्ट एक पे जाना है तो यहाँ पे आप एक ड्रॉ करिए, एक पे आप देखिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, वही आपकी निकल जाएगी नेगेटिव सेविंग एट द ₹1। और उस तरीके से आप देखते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी सेविंग जो नेगेटिव सेविंग है वो कम होती जा रही है, और यहाँ पे आपकी सेविंग जीरो हो जाएगी, और यहाँ से ही आपकी सेविंग जो है वो बढ़ना चालू हो जाएगी। और इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, इन दोनों की लाइनों की जो दूरी है, यही हमारी एग्रीगेट हमारी जो सेविंग है वो कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेविंग कर्व। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और समझेंगे कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कौन कौन से अलग से क्या बोलते हैं उन्हें, कंजम्पशन और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अलग अलग हम देखेंगे चीज़ों को, और अलग अलग कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।